रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब रहमान। नई आवाज, नए अंदाज, एक उमंग बनकर आपकी खिदमत में हाजिर है इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज जुमे का दिन भी है और आज का दिन बहुत बाबरकत है। आज हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को आज का दिन बेहद मुबारक हो और आज की बरकतें आप सब पे नाजिल अल्लाह पाक फरमाता रहे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, बहुत कुछ है, बहुत सारी हाईलाइट्स हैं और मैं कहती हूँ इंतजार खत्म हुआ, 3 रोज रह गए हैं, फिर फुल धमाका होगा, भंगड़े होंगे, लोग रश लग रहा होगा और छक्के और चौके लग रहे होंगे हर तरफ है। बिल्कुल छक्के चौके लगेंगे। वो क्यों लगेंगे? क्योंकि जो टीम है वेस्ट इंडीज की वो पाकिस्तान पहुंच गई है। वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे, T20 मैचेस भी यहाँ पर खेले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी जरूरी है कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज वो प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज कर देंगे, यानी कि आप तमाम लोग स्टेडियम भी जा सकते हैं और जो अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको इन एक्शन भी देख सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। 13 दिसंबर को आगाज हो जाएगा पहला मुकाबले का और पहले मुकाबले के बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। T20 मैचेस भी खेले जाएंगे, वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह जिक्र करना भी जरूरी है और वो ये है कि हमने देखा माया कि जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो सेमीफाइनल के बाद बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था हसन अली को। और इमोशनल देखिए कुछ भी हो ना, शाहज़ेब यू आल्सो प्ले ना क्रिकेट, आप भी खेलते हो, टीम के कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इंसान तो है ना, ये तो हमारे स्टार्स हैं, इनके भी तो इमोशंस हैं, वो हर्ट कैसे हुए शाहज़ेब? बिल्कुल, कभी बार गलतियां हो जाती हैं आपसे। तो इसी के बाद उन्होंने एक जो पैगाम है अपने फैंस के लिए वो भी दिया है और हम देख रहे हैं कि दौरा बांग्लादेश के इख्तिताम पर फैंस के नाम दिलों को जोड़ने वाला पैगाम जारी किया है हसन अली ने। और इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, और ये बहुत ज़रूरी है कहना। और वो यही समझ रहे थे कि जितने भी लोग हैं जो मुझसे नाराज़ हैं मैं उनके दोबारा से दिल जीत सकूं। लेकिन मुझे लगता है शाहज़ेब हमारे बाबर आजम की कप्तानी के साथ ना मुझे क्रिकेट का बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसे वो भी कह रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी में हम मुत्तहिद रहेंगे, ऐसी कामयाबियां समेटते रहेंगे। और जब कामयाबियां समेटने की बात हो रही हैं तो उसको कोई सराह भी रहा है, वो है पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया है और कहा है कि कमाल का जादू चल रहा है इस वक्त हमारी टीम का और आगे भी बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोग देखेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, और बैलेंस दीन दुनिया का भी होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस ने अपनी अहलिया के साथ उम्रे की सादत हासिल की और इतना प्यारा पैगाम और तस्वीर ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया कि अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह में आने का मौका दिया और ये एक बहुत बड़ी सादत है। आपको उम्रे की बहुत ढेरों मुबारकबाद, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम भी जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। इंशाल्लाह। तो ये हो गई अच्छी बातें और अच्छा आगाज। अब आपके लिए खबर ये भी है कि नेपरा ने बिजली का निर्ख एक बार फिर ₹5.25 बढ़ा दिया है। एक बार फिर झटका लगाया आवाम को और अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में कीमत ₹4.74 बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो मुस्तकिल नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं माया, मुस्तकिल चीजें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कभी किसी और मद में जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा होता रहता है। तो ये हम मुसलसल देख रहे हैं, हम मुसलसल परेशान हो रहे हैं। तो अब जो है हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। सर्दियों में बिजली के बाद अब बढ़ते हैं आगे कराची वालों की किस्मत बदलने वाली है। अब तक सुन रहे थे हम कि अब होगा, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया शाहज़ेब और वो दिन आ गया। बिल्कुल, वो दिन आ गया है। कराची वालों की किस्मत बदलने जा रही है आखिरकार, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इफ्तिताह करने जा रहे हैं पहले फेज का ग्रीन लाइन मंसूबे का। और इसके लिए हमने गुज़श्ता रोज कुछ ये भी देखा कि फीता काटने के लिए जो कुछ गर्मा गर्मी हो रही थी, कुछ लोग वहां पर पहुंचे, कुछ सियासी रहनुमा नून लीग के, जिसके बाद वहां पर उनको रोका गया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन ये मामला चलता रहा, इस पर तफसीली बात भी करेंगे आगे चल के। लेकिन अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन मुकम्मल है और इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा कराची वालों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे आपको बताएंगे। अभी तो हाईलाइट्स की बात करें, कराची की बात हो रही है। तो एक और बात जो आपको पता, मतलब मैं ऐसी खबरें क्यों दे रही होती हूँ, मुझे दिल चाहता है कि मैं अच्छी खबरें लेकर आऊं, लेकिन क्या करें, आप तक पहुंचाना है। गुज़श्ता रोज शहर में दूध की फी लीटर
120 रुपए सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई। मुसलसल प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है और आम आदमी की पहुंच से ये मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बावजूद माया शहर में जो दूध मिल रहा है वो 140 रुपए लीटर मिल रहा है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि प्राइस एक मुकर्रर की जाती है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो रेट्स हैं उस पर वो अमल नहीं करते और रेट्स बढ़ा देते हैं। और वो करें मतलब वो बड़ा रिजिड सा रिस्पांस आता है, उस पर भी डेफिनेटली हम आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उसका हल क्या निकलता है आम आवाम के लिए, वो भी एक बहुत जरूरी बात है करनी। बिल्कुल। आगे बात करते हैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिन्होंने गुज़श्ता रोज ट्विटर पे एक पैगाम दिया कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को लेकर आवाम पुर एतमाद है। उन्होंने कहा कि आवाम को पूरा पूरा ट्रस्ट है, पूरी पूरी मोहब्बतें और दुआएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने ट्विटर पे ये बिल्कुल ये पैगाम दिया, साथ ही कहा है कि अवाम और आलमी इदारों का एतमाद जाहिर हो रहा है। तो ये तो हो गया एतमाद, लेकिन अब एक हादसे का भी जिक्र कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क से, जो कि हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर था जो तबाह हो गया था गिरकर और जनरल बिपिन रावत जो हैं वो उसमें हलाक हो गए थे। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि उसका ब्लैक बॉक्स और जो वॉइस रिकॉर्डर है वो मिल चुका है और अब इसके बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो वॉइस है वो क्या सामने आती है, ताकि पता लग सके कि मामला था क्या। भारतीय जनरल रावत की जो है आज उनकी आखिरी रसूमात की जाएंगी। आपको एक और खबर जो सुनाते हैं वो है ई पासपोर्ट को लेकर। ई पासपोर्ट शाहजेब, ये तो बड़ा अच्छा जाएगा, हम लाइंस में नहीं लगेंगे, हम पासपोर्ट की लंबी लंबी कतारों में नहीं होंगे, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ई पासपोर्ट के बाद। आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे वजीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी फीस भी आधी कर दी जाएगी। तो एक तरफ तो आपको कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और दूसरी तरफ जब फीस भी आधी हो जाएगी तो आपके लिए काफी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये भी हो गई ये खबर। और अब ट्विटर और इंस्टा पर एक वीडियो आ रही है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बताओ किसकी हो रही है, जरा किसकी शादी की? कुछ आजकल जो है ना मुकाबले चल रहे हैं गाने के भी, मौसीकी के खास तौर पर। क्या है माया इस वीडियो में? भाई हमारी जो मरीम नवाज है उनकी बेटी की शादी और उसमें उनकी तैयारियां, और उसमें मैंने एक्चुअली तस्वीरें देखी हैं। शी इज लुकिंग प्रीटी ब्यूटीफुल, आई मीन शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही प्यारी लग रही है वो, उनकी तैयारियां भी बहुत अच्छी लग रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे तस्वीरें भी शेयर की अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें आपको दीगर रहनुमा और भी नजर आ रहे हैं। कैप्टन सफदर उनके साथ, वो कपल की तस्वीर जिसमें उनका बेटा, बहू और हस्बैंड साथ ही हैं। उसमें भी सबसे छोटी वही लग रही है, वैसे मैंने देखा उनको तस्वीरों लग रही है। लेकिन यह है कि उनके वलीमे की तकरीब होगी जुनैद सफदर की और उनकी अहलिया की बहुत जल्द लाहौर में। तो ये भी आपने खबर देखी, पिक्चर्स भी देख ली हैं। अब आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ की नई फिल्म की झलकियां जारी कर दी गई हैं। माया, क्या इन झलकियों में? इन झलकियों में क्या है, शी इज अ प्रोड्यूसर एज वेल। तो जमायमा गोल्डस्मिथ ने जो एक मूवी बनाई जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। इसमें आपको इन्होंने अपना पहला टीजर ट्विटर पे डाल दिया है कि लोगों को बहुत अरसे से इस फिल्म के बारे में होता है। इसमें काफी अदाकार ऐसे जिसमें आपको ऐसा सा बताएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जिनकी तस्वीर लगाई है अदाकारा लिली जेम्स और अदाकार शहजाद लतीफ को आप इनके टीजर में देख सकते हैं। और उन्होंने बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हैं वो अपनी इस फिल्म को लेकर, बहुत पुरुम्मीद हैं और हमारी भी दुआएं उनके साथ। शहंशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान की आवाज का तड़का भी आप इसमें सुनेंगे। तो ये हो गई खबर ये। और इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ड्वेन जॉनसन, आप सबके पसंदीदा, हमारे पसंदीदा जो एक्टर हैं, जो पहले रेसलर भी होते थे, ऐसा कुछ हुआ कि उनको एक अवार्ड दिया गया, पीपल्स चॉइस अवार्ड से उनको नवाजा गया। लेकिन उन्होंने वो अवार्ड जो है वो मेक अ विश की एक नौजवान लड़की के हवाले कर दिया और उनको पेश कर दिया। मेक अ विश फाउंडेशन ऑब्वियसली बहुत नेक काम कर रही है और रॉक के हम सब फैन हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव। और अब चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और पाकिस्तान ने कह दिया मजबूत खारजा पॉलिसी की बात अगर करते हैं, कह दिया नो मोर, बहुत शुक्रिया, हम नहीं आ रहे। जिस मुल्क से भी बात होगी मुज़ाकरात होंगे और बराबरी की बुनियाद पर होंगे, ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। और ऐसा कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि अमेरिका को साफ साफ हमने ये कहा है कि आपका शुक्रिया, लेकिन इसके साथ साथ हमने माजरत भी कर ली है। तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इकदाम है। इसी पर चलकर हम तफसीली बात भी कर लेते हैं और आपको ये बता भी देते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद अदलिया, सिविल सोसाइटी, मीडिया के साथ एक बड़ी फाल जमहूरियत है, ऐसा कहना है हमारे जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से ये बयान जारी किया गया है। इसी पर हम तफसीली बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने। अमजद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि माजी में तासुर पाया जाता था कि अमेरिका जब भी दावत देता है हम लब्बैक कहते थे और हम चले जाते थे, उनकी दावत कबूल कर लेते थे। लेकिन इस तरीके से जो अब जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है ये पहली दफा हमने अमेरिका को जवाब दिया है अपने मफादात को सामने रखते हुए। बात यह है कि अमेरिका ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो सारा उन्होंने अपने मफादात की रोशनी में किया है।
जबकि उसका हकीकतन डेमोक्रेसी से वो ताल्लुक नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर भारत के नरेंद्र मोदी को आप इनवाइट करते हैं तो भारत में डेमोक्रेसी किस शक्ल में है ये किसी ने देखा? कश्मीर में क्या डेमोक्रेटिक एक्शन हैं जो हो रहे हैं, या मुसलमानों के खिलाफ बाकी जगहों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, क्या ये जमहूरियत है? तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी ज्यादा हुई हैं भारत में हो रही हैं, उनको नजरअंदाज करके तो आप उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री करार दे दें, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत कर रहे हैं, वरना आप हकीकतन डेमोक्रेसी से मुखलिस नहीं हैं। इसी तरह आप देखिए कि इन्होंने इनवाइट किया है मुख्तलिफ मुल्कों में, मसलन पोलैंड को इन्होंने इनवाइट किया है। पोलैंड के ऊपर बहुत शदीद इल्जाम हैं यूरोपियन यूनियन के, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़ी की हैं, खासतौर पे जो रेफ्यूजीज वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में। तो ये जो सूरत हाल है उसको अगर आप सिलेक्टिव तौर पे इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे टर्की को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, इसी तरह चाइना और रशिया को नहीं किया, फिर ताइवान को किया है, जबकि ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी नहीं है, वो चाइना है जो मेन, उसको इनवाइट नहीं किया आपने। तो एक सिलेक्टिव सा काम किया है जिससे कि गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, और पाकिस्तान अपने मफादात की रोशनी में कोई साइड्स नहीं लेना चाहता। हम नहीं चाहते कि हम नजर आए कि हम चाइना या रशिया की साइड पे खड़े हैं या हम अमेरिका की साइड पे खड़े हैं। हम इस किस्से से दूर रहना चाहते हैं, और हमारी तवक्कुआत ये हैं कि जहां तक डेमोक्रेसी के बारे में कोई बातचीत इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में होगी, उस पे पाकिस्तान गौर ख्वार और अमेरिका से अलहदा अच्छा सर, किसी खास एक सवाल आ रहा है कि मौजूदा दौर हुकूमत में हमने देखा कि हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत नजर आए, पाकिस्तान के लिए ये कितना जरूरी है? अगला मेरा जो सवाल है वो ये कि इन मामलात पर क्या स्टैंड लिया, और अमेरिका के साथ हमने हमेशा बराबरी के लिए, ये हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश है, तो ये पाकिस्तान के लिए कितना जो है वो जरूरी है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि ये हमारे अवाम को समझना चाहिए कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी किसी भी कौम का एक तो राय इम्तियाज होता है, वो उसके लिए एक फख्र की बात होती है कि वो मसलतों से हट के एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो कि असूलों की बुनियाद पे है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उस आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो आप चलाएंगे उसके कुछ मुज़मरात, कुछ उसके नताइज भी आपको भुगतने पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका की हाँ में हाँ हमने नहीं मिलाई, या अफगानिस्तान के मामले में हमारी पॉलिसीज हमारे अपने मुफादात के मुताबिक हैं और अमेरिका के ताबे नहीं है, तो अमेरिका आपको मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, जिसमें दो तीन तरह की। मिसाल के तौर पे हमारी इकोनॉमी कमजोर है तो IMF के जरिए आपको बड़ी सख्त शराइत आ सकती हैं जो आई हैं। तो ये अवाम को समझना होगा कि ये हमारी आज़ादाना खारजा पॉलिसी का एक मसला है जिसकी वजह से ये हो रही है। फिर इसी तरह खित्ते में वो भारत के साथ अपनी अलाइनमेंट जो है वो ज्यादा रखे, उसकी अलायंस ज्यादा मजबूत हो और पाकिस्तान को उसका नुकसान पहुंचे, क्योंकि खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो लाजमी बात है कि इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, या हमें उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। असल चीज ये है कि कौमों को अगर बाइज्जत तरीके से इज्जत के साथ अगर जिंदा रहने का हक है और वो उसको इस्तेमाल करें, तो बाकी चीजें वक्त के साथ ठीक हो सकती हैं। मसलन इस बात की मैं ये कहूंगा कि इस बात की क्या जमानत है कि आप अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएं और फिर भी अमेरिका अपने मुफादात देखते हुए भारत को हथियारों के अंबार उनके यहाँ पहुंचाता रहे और पाकिस्तान चीखता रहे, पाकिस्तान की बातें ना सुने। वो हम एक तरफ ताबेदारी भी कर दें और दूसरी तरफ हमें नतीजे में ये मिले कि अमेरिका अपने मुफाद की रोशनी में भारत को इस वक्त मजबूत करना चाहता है, वो उसको करता रहेगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि कम से कम हम अपनी पॉलिसी ही आज़ाद रखें ताकि एक बाइज्जत कौम की शक्ल में हम नजर आए दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी है, हमारे अवाम को समझना चाहिए। हुकूमत मेरा ख्याल अवाम को पूरी तरह इन चीज़ों को समझा नहीं सकी, इन चीज़ों पे बात नहीं हुई। नतीजा ये कि आपकी ऑपोजिशन वगैरह एक्सप्लॉइट करती है, वो बार बार आपको कहते हैं कि जी आप IMF ने आपको ये कह दिया, वो कह दिया, क्यों शराइत मानी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे, तफसीलन हमसे बातचीत कर रहे थे। अमजद शोएब साहब हमारे लाइन पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और यही कह रहे थे कि पाकिस्तान सेज
नो मोर। तो ये हम देख रहे थे जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, और ये हमने इस पर तफसीली बात भी कर ली अमजद शेख साहब से। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं एक आज बहुत बड़े मंसूबे का, जिसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, जिसका आज इफ्तिताह होगा, जिसका बहुत तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। और इसी पर बात भी कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शराज अहमद 92 न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, आप बताइएगा सबसे पहले, आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, कितने बजे इफ्तिताह किया जाएगा, क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन मंसूबे का जो है वो आज इफ्तिताह होने जा रहा है। 2016 में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया था, लेकिन ताख़ीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी और कराची वालों को काफ़ी ज़्यादा इस बस के लिए इंतज़ार करना पड़ा। 2018 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होना था, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान जो दरपेश मसाइल थे उसकी वजह से अब ये मंसूबा जो है वो अब मुकम्मल होने जा रहा है। और आज इस वज़ीर आज़म इमरान खान इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, जबकि 25 दिसंबर से शहरी जो हैं इस बस में सफ़र कर सकेंगे। नुमाइश से लेके सरजानी तक के जो मुसाफिर हैं, जिसकी तादाद लाखों में बताई जाती है, वो रोज़ाना इस क्वालिटी सर्विस पर सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि शहर कायद में 3 करोड़ से ज़ायद जो आबादी है वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो मौजूद ही नहीं है। 6 से 7 हज़ार मिनी बसें यहाँ चलाई जा रही हैं और उनकी जो हालत है उस पर शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा गमज़दा नज़र आते हैं, क्योंकि शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। ताहम हुकूमत की जानिब से ये जो मंसूबा शुरू किया गया है, इस पर शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है, मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और एक्साइटेड भी है कि वो अब इन बसों में सफ़र करेंगे। और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मंसूबे जो है वो शुरू किए जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो इंतहाई ख़राब होते चले जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान शराज, यहाँ पर बता दें कि कल हम देख रहे थे गुज़िश्ता रोज़ से कुछ बदनज़मी भी हो गई थी, कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी। सिक्योरिटी के आज कैसे इंतजाम हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं खास तौर पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद से कबल सिक्योरिटी के जो है हमें सख्त इंतजामात दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है, जबकि दीगर महकमों की जो तंजीम लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो काम यहाँ पर किया जा रहा है उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो काम बाकी रह गए थे उन्हें भी मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बड़ी तादाद में जो इस मंसूबे से मुंसलिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो अफसरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वक्तन व वक्तन मुख्तलिफ स्टॉप्स का दौरा कर रहे हैं, बसों की चेकिंग हो रही है और उसके बाद जो है आज दोपहर में इसका मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। कुछ मुकामात पर हम देख रहे हैं कि अब भी थोड़े बहुत काम होने बाकी हैं। सिचुएशन बेहतर नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शराज साहब, शुक्रिया शराज साहब हमें अपडेट करने का। वक्फे से वापस आने के बाद बात करेंगे कि सहरा कौन लेकर जाना चाह रहा है। हमने किया, ये एक डिबेट चल पड़ी है कल से और ये एक नई बहस हो गई है। इस बहस पर बात करेंगे सफ़े के बाद। रहिएगा हमारे साथ, सुबह सवेरे पाकिस्तान कर रहा है आपका इंतजार। शाहजेब और माया अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो एक बार फिर जिक्र करते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे की, जैसे कि हम ब्रेक से कबल भी आपको बता रहे थे, और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बड़ा तवील इंतज़ार किया है कराची वालों ने इस बस के लिए, इस सिस्टम के लिए जो आज इफ्तिताह होने जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। और कल कुछ अजीब सा माहौल बन गया वहाँ पर जब कुछ लीगी रहनुमा वहाँ पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि हम पहले इफ्तिताह कर दें। वो क्रेडिट क्या, एक मैं एक्चुअली कोई भी एक आम इंसान जिसको कराची से बेहद प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, वो एक होगा कि भाई शुरू कर दें, स्टार्ट करना चाहिए, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट
एक जो वो एक क्रेडिट लेने की जो एक जंग होती है ना, वो मुझे थोड़ा सा समझ में आई नहीं। जबकि हमारे जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, उनको जख्मी भी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि इस जंग में, इस कोशिश में मेरा जो है वो लहू भी चला गया। तो वो मुझे ना वो लगा कि वो थोड़ा सा और तरीके से भी हो सकता था, ये मेरा नजरिया है। और वो और असल में इसका क्रेडिट जाता किसको है, यही आज का हमारा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक हलीम आदिल शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया सर हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा सर, एक क्रेडिट की जंग हम देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, और यकीनी तौर पर ये मुकम्मल किया गया है अभी मंसूबा, और ये क्रेडिट इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जाता है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि असल क्रेडिट किसको जाता है? ये असल क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के अवाम को, और ख़ुसूसी तौर पे कराची के अवाम को, कि उन्होंने वोट किया इमरान खान को, एक विजनरी लीडर को, एक बड़े लीडर को, बड़ी पार्टी को, जिन्होंने इस शहर कराची के लिए, जिसमें ड्रामे चलती थी, जिसमें हमने सब कुछ देखा था, कराची वो नहीं था, कराची पहल करता था। इस दफ़ा पहल लाहौर से और बीआरटी की पेशावर से हुई है। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है पाकिस्तान के अवाम को जाता है। और बाकी एक सिस्टम है, हुकूमतें होती हैं, ये जब से पाकिस्तान या कहीं भी एक गवर्नमेंट की चीज़ें चल रही होती हैं, ना पैसा इमरान खान साहब का है, ना नवाज शरीफ का था, ना जरदारी का था, ना मुशर्रफ साहब का था। ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, मुल्क का पैसा होता है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसको कौन सही वक्त पे सही अंदाज में उसको खर्च करा लेता है, इम्प्लीमेंट कराता है, ये है इसकी असल रूह। दूसरी जानिब अगर इसको, मतलब मैं एक कराची की स्पेशल कराचीआइट की अगर मैं आवाज़ में कहूँ कि कल बड़ी टपोरागिरी और छिछोरागिरी की गई, दैट्स वाज नॉट, मतलब प्रॉपर नहीं था। अगर इसको, मतलब कोई तुक नहीं बनती थी, खुद अफसोस हो रहा होगा उन लोगों को कि हमने जिसने मशवरा दिया अच्छा नहीं दिया। अगर इसी फार्मूले पे 2 मिनट के लिए नून लीग को कहते हैं कि नहीं जी हमने स्टार्ट किया था, हमने किया, तो फिर तो हर हुकूमत जो अपने दौर में प्रोजेक्ट्स ले, लोन्स ले, जब हुकूमत जाए तो फिर उनको खुद अदा करने चाहिए। तो फिर इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जी नवाज शरीफ के जाने के बाद कि इतने सारे लोन, हम तो आज तक मुसीबत के, हम तो पुराने लोन उतार रहे हैं ना जी, हम जो उतार रहे हैं पुराने लोन उतार रहे हैं, इनके सब इकट्ठे होते और उसके बाद ये कहते हैं कि जी जितने हमने आज तक नवाज शरीफ साहब ने लोन लिए थे, ये हम अपने वो फ्लैट्स बेच कर देंगे, हम अपने रायविंड महल बेच के देंगे, फिर तय करते ये पैसे हम खुद वापस करेंगे जो हमने कर्जे लिए। ऐसा नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको अल्टीमेटली उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आज जो कर्जे कौम अदा कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट अदा कर रही है, ये पिछली गवर्नमेंट के हैं। और फिर वही बात करूंगा कि ये कौम का पैसा होता है। जंग ये होती है किसने सही खर्च कर लिया, किसी ने सही वक्त पे खर्च कर लिया, कितने स्पीड से खर्च कर लिया, किसने कमीशन के लिए खर्च किया, किसने करप्शन के लिए खर्च किया, और किसने आवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है हनीमा जी साहब कि आपने कहा कि आप बड़ा ये छिचोरा सा उन्होंने जो आप बकौल आपके, तो अगर उनको करना भी था, चलें अगर वो था कि क्रेडिट लेना ही है, बताना ही है, हमने आगाज किया, आपकी नज़र में और क्या करना चाहिए था उनको? अगर कुछ ऐसे तरीके से भी किया जा सकता था तो वो क्या होना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, उसमें बैठते, फैक्ट्स दे देते। वजह क्या था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ही सामने होता, उस वक्त सवाल करता, अच्छा जी 2015 में की समरी गई थी, फिर आपने KIDCL बनाया था, 16 में इफ्ताह किया था, जी बुनियाद रखी थी, 18 तक आपने क्या किया, 20 महीने का टाइम था, क्योंकि ये कहा गया था कि 1 साल में इसको मुकम्मल किया जाएगा, 2 साल में कंप्लीट हो जाना था। उनका प्लान ये था कि 18 के इलेक्शन से पहले हम कर दें इसको, रोड मैप यही था। तो रोड मैप, तो वहाँ फिर आप लोग साफ़ी उनसे सवाल करते, उसमें फिर 2 और 2 4 का जवाब देना पड़ता, उसमें हल्ले गुल्ले में उन्होंने उसको ग्रैब करना चाहा। लोग बेवकूफ़ नहीं है कराची के लोग, खास पूरे पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन यहाँ वाले तो ठीक है, छालियाँ खाते हैं, दिमाग ठीक चलता है। मैं पूरी इनका जवाब दे दूँ मैं कि वो एक रीजनेबली जाते, अपने फैक्ट्स लेकर जाते, समरीज लेकर जाते, बताते हमने जी इतना % कर दिया, फिर उन्होंने जी काम 20 महीने में कुछ नहीं किया, 2.5 साल के अंदर कुछ नहीं किया था। फिर ये तीनों जो मेजर, आप कराचीआइट है मेरा ख्याल है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि तीनों ब्रिजेस कब बने, कब कंप्लीट हुए, ट्रैक कब बना, कब कंप्लीट हुआ, स्टेशंस का कब बने, कब कंप्लीट हुए, बस का ऑर्डर भी किसने दिया, कब कंप्लीट हुआ। ये तो प्रॉब्लम बना हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का एग्रीमेंट ही नहीं, सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किसने किया, और उसके बाद ये बसेस सिंध गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करनी थी, ये इनका काम था, हमारा काम नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का मीन्स। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर से कहा 2018 में कि ये ऐसा कीजिए, चूँकि
इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को शायद प्रॉब्लम होता है कोई, आई डोंट नो तफसील से, कि वो फेडरल गवर्नमेंट्स कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप प्रोक्योर कर दें, तो पीएम ने कहा, उन्होंने कहा बसेस भी आप ला दें, स्टेशन भी आप ले दें, जो इनका काम था। तो हमने कह दिया आप बसेस भी हम, और इससे आगे ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट जिससे कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रोक्योरमेंट भी SIDCL करके दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट करके दे रही है। तो ये थे कि जो बैकलॉग से ख़त्म किया, नहीं तो सिंध गवर्नमेंट से एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा था, वो हमने एग्रीमेंट किया, सब अपनी तरफ ले लिया। अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था, प्राइम मिनिस्टर की सोच थी, और उनकी टीम गवर्नर सिंध और जो SIDCL को देख रहे थे दैन असद उमर, कि उन्होंने स्पीड से कार करा के इस शहर कराची को, मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये एक बारिश का पहला कतरा है, लेकिन है तो सही ना, है तो सही ना। मतलब है कि आज किस अंदाज में जिन वो मैयत गाड़ियों में सफर कर रही है कौम 14 साल से, एक बस नहीं दी इन्होंने। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है और इसका इफ्तिताह होना भी बहुत जरूरी था। इस वक्त जब कराची वालों के पास कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, वो 50 साल पुरानी बसेस आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यही है कि आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर जो चलाया जाएगा वो 25 दिसंबर से चलाया जाएगा, लेकिन अब भी इसका काफ़ी काम बाकी है जो मुकम्मल होने वाला है। तो ये 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा? जी हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले कहते थे बसेज आएंगी, नहीं आएंगी, ट्रैक बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, स्टेशन बिगाड़ पर भी तो 2 साल नहीं होगा, हम देखते रहे, रिपोर्ट्स देखते रहे, बसेज भी आ गई, फिर उनका इफ्ताही नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर टाइम दे रहे हैं, नहीं आते नहीं आते नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, बसेज भी आ गई, ट्रैक भी बन गया। आप खुद देखिए, शादी के घर में होता है ना, दूल्हा का कमरा सज रहा होता है ना, आखिरी घंटे के अंदर भी कोई कहता है ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो कुछ ना कुछ रह, लेकिन इंशाल्लाह 25 तक चलेगी। और देखिए अगर कुछ होगा तो ठीक होता रहेगा, मतलब, लेकिन ये कि कुछ अच्छा होने बजाय इसके कि हम इंतजार ही करते रहते, लेकिन ग्राउंड पे तो नजर आया है ना। वो हमारे लिए तो हम ऐसा ऐसा अनाउंस कर रहे थे, बता रहे थे, लोगों से शेयर कर रहे थे, और एकदम से खबर आई कि 10 तारीख को आज इफ्तिताह हो रहे हैं। लेकिन कराची वालों का इस वक्त शेख साहब बहुत चैलेंजेस हैं इस वक्त। हमने 3 सालों में एक आवाम के उस पर मैं डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव से बोलूँगी कि अगर दिल पे हाथ रखें तो महंगाई बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही है, गुजारा हर तरह से मुश्किल हो रहा है। अच्छा, उसका असर सिर्फ और सिर्फ उनके उस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेस नहीं बनता, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सेहत ख़राब होती है, उनका फ्यूचर उनको डार्क नज़र आता है। ये ग्रीन लाइन वाकई में एज अ पाकिस्तानी, एज अ कराची आइट, मैं कह रही हूँ कि बहुत बहुत उम्मीद है हमें इससे, लेकिन क्या हम इससे और भी निकलने की हमारी रास्ते और निकलेंगे? ऐसे ग्रीन लाइन हमारी ज़िंदगी की भी ग्रीन लाइन होगी? देखिए बात यह है कि एक डेडली जो हमारी वबा आई कोविड-19, उसने पूरी दुनिया में किया। अच्छा, आप हम बैठे हैं इस वक्त, हमें स्टूडियो नज़र आ रहे हैं ना जी, कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाहर जाए, हम कच्ची आबादी में बैठे हुए, सब कुछ बुरा नज़र आएगा। तो हम जब अपने मुल्क पे देखते हैं, हम कहते हैं जी बाकी महंगाई होगी, सब कुछ हो, लेकिन जब पूरी दुनिया में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हर जगह इसी किस्म का असर है। ये कोई हमने नहीं लेकर आई, ये वबा लेकर आई, कुदरत लेकर आई। हमने तो उसको कोप करने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते थे हमने किया। हमने एहसास इमरजेंसी भी किया, हम राशन का ये जो एहसास कार्ड भी ला रहे हैं, हम हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, हमने इंडस्ट्रीज़ को भी, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी बेनिफिट्स दिए, उनके टैक्स छूट जो करना था, बिजली के बिलों का छूट हो और लोन्स हो, मतलब जो कर सकते थे कि लोगों का रोज़गार जमा रहे, हमने चैलेंज लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 3-4 जो मुल्क हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया, मुल्क हमारा है। लेकिन अल्टीमेटली महंगाई है। लेकिन दूसरी तरफ आइए, मैं एक छोटा तो मिसाल दूँ, सिंध गवर्नमेंट है 14 साल से यहाँ, 14 साल में सिंध में पैसे जो आए पूरे 8.9 ट्रिलियन रुपीज़ आए सिंध के अंदर, सिंध गवर्नमेंट के पास, थ्रू NFC और थ्रू रेवेन्यू, लोकल रेवेन्यू, प्रोविंशियल रेवेन्यूज। और उस 14 साल में 8,900 अरब में से जो डेवलपमेंट पे खर्च हुए, दैट वाज ओनली 1.6 ट्रिलियन, 1600 अरब रुपए सिर्फ। हमने 3 साल में तकरीबन 1000 अरब इस सूबे पे खर्च किया है, 650 अरब कराची पे और 440 अरब बकिया सिंध की 14 अजला के अंदर। अवाम लेकिन ये शिकायत करते हैं कराची में पैसा लगता हुआ नजर भी नहीं आता, एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जाता है। और इसके साथ साथ सर लोगों ने, कराची वालों ने खासतौर पर, कराची वालों की बात करें, उन्होंने वोट तो PTI को दिया है और बड़ी तादाद में वोट दिया है, उन्होंने आप लोगों को इलेक्ट किया है। उसके बाद वो उम्मीद भी करते हैं कि जो पैकेजेस का ऐलान किया जाता है वो हमें नजर आए कि हाँ ये भी हो रहा है, ये तरक्याती मनसूबे भी बन रहे हैं, ये फलाह बन रहा है। तो एक कराची वाला बनकर अगर हम बात करें तो सर बताएं, एक ऑनेस्ट बात है वो क्या है, क्या वजह है कि कुछ नजर नहीं आ रहा? मैं भी कराची वाला हूँ, आपसे 3 मिनट के फासले में मेरा भी और मैंने भी मैट्रिक भी यहाँ से किया, मैं भी कराची वाला ही, और इन बसों में सफर भी किया मैंने। और जो उस वक्त बस जवान थी वो बुटी हो चुकी है और आज तक वही चल रही है। ठीक है ना, आपके जमाने की बस आज ही चल रही है। मैं वो बता रहा हूँ आपसे कि अब मैं आता हूँ कि
वोट किया, बिल्कुल किया, लेकिन अफसोस के सिंध में तब्दीली आते आते रह गई और 18वीं तरमीम है। आपको पता है 12 अरब रुपए इन्होंने एनओसीज का नहीं दिया कि जी गली पक्की नहीं करने देंगे, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, 12 अरब रुपए तो वापस चला गया हमारे, चलिए उसको छोड़ दिए। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ये भी एक सोच है कि हम जो करना चाहते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए फिर ये PCIC बनी और 1100 अरब का जी चलो ज्वाइंटली कर देते हैं। उसके अंदर एक चीज़ जो आप सबको नज़र आ रही है, नाले में डूबते हुए लोग आपने दिखाए लोगों को और आपको नज़र आए, आज नाले बनने के बाद पिछले साल नहीं डूबते हुए भी आपने नजर आए। और ये 35 अरब से जो नालों का काम है, जिसमें सिर्फ सफाई नहीं है, रोडें भी बननी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गुजर नाला, रंगी नाला ये आपको साफ होता हुआ नजर आया है। K4 प्रोजेक्ट, कराची के पानी का मुस्तकबिल, K4 पर 14 साल में 14 बूंद, जिस तरीके से 14 साल में 14 बसें नहीं आई, तो 14 साल में 14 नया बूंद पानी का कराची का नहीं बढ़ाया गया। K4 में 13 अरब ज़ाया हो चुके। आज K4 अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा और उसका जो फिजिबिलिटी वापडा को शिफ्ट हो चुका है और इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर मतलब 13 अरब मिट्टी में मिल चुकी है। 14 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, और 14 अरब भी गए, 13 अरब भी गए। उसके बाद KCR का इफ्ताह हो चुका है, जैसे ग्रीन लाइन का इफ्ताह हुआ, लोग कहते नहीं तो वादा वफा नहीं होगा। KCR का कराची सर्कुलर रेलवे और उसमें वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, उसका इफ्ताह हो चुका है। फ्रेट टर्मिनल, आपने उससे लोगों का वास्ता सारा हैवी ट्रैफिक बाहर चला जाएगा, तो आप सबको बेनिफिट होगा। फ्रेट टर्मिनल का इफ्ताह हो चुका, अब होने जा रहा है। KCR का हो चुका, K4 पे काम शुरू हो चुका, नाले आपको नज़र आ चुके हैं, ग्रीन लाइन पहुंच चुकी, मेगा। उसके अलावा हमारा ऐसा SDG गोल्स के तहत हर हलके में जहां 20-20, 25-25 साल काम नहीं हुआ, उन हलकों में जिनको MNS के हलकों में हम कहते हैं, SDG गोल्स के तहत इलाकों में काम नज़र आ रहा है, पेवर्स नज़र आ रहे हैं, गटर नज़र आ रहा है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन उतना नज़र आ रहा है जितना वफाकी गवर्नमेंट धक्का देके कर सकती है, लेकिन हमें रोक के हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अग्रीड फिर भी शेख साहब आपका बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, बिकॉज बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि काम होता है, नजर आता है, लेकिन काम परसिस्ट नहीं करता। काम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहता नहीं है वहाँ पे, 4 दिन 5 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता है। हम तो आवाम के नजरिए से आपसे सवाल करें। जी, उसको देखिए, हमने फ़र्ज़ किया ग्रीन लाइन बना दी, 3 साल हमने चलानी है, वफाक ने फिर सिंध गवर्नमेंट को देनी है। उसके बाद अगर बर्बाद कर देते हैं, जिम्मेदार कौन? फिर वो लोग जिम्मेदार हैं जो पीपल पार्टी को वोट देते हैं या जिनके ठप्पे लगाए जाते हैं। ठीक है ना जी, मतलब ये है ना, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 14 साल से भुट्टो जिंदा है, लोग मर रहे हैं, मतलब क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं लेकर आए? क्या पैसे अरबों रुपए खर्च किए इन्होंने, एक बस नहीं बढ़ी, एक पानी नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। आज अगर बसेस आ, मैं कहता हूँ हम तो करना चाहते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा 18th अमेंडमेंट में कहते हैं माल दे दो, माल खपे, माल दे दो, आगे हम खुद करेंगे। पैसे ले लिए जाते हैं और पैसे फिर ना पानी में लगते हैं, ना ट्रांसपोर्ट पे लगते हैं, ना अस्पताल पे लगते हैं, ना स्कूल पे लगते हैं। फिर 29 हज़ार की डेस्क खरीदी जाती है उस पैसों से, जो 5,000 की डेस्क है वो फिर जाली अकाउंट में मिलते हैं, वो किसी के अकाउंट में मिलते हैं, वो दुबई में मिलते हैं, वो सिरे में मिलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, अब हम जरा घूम के फिर वापस आते हैं ग्रीन लाइन पे। और मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो कल हमने एक क्रेडिट लेने की जंग देखी है, क्या ऐसे पॉसिबल था? सवाल है मेरा आपसे कि आप उनको भी इन्वाइट कर लेते, सब मिलके वहाँ पे इकट्ठे हो जाते और साथ इफ्तिताह भी हो जाता, ये पॉसिबल है? वैसे क्यों इन्वाइट कर लेते? अच्छा, क्यों इन्वाइट कर लेते? जिसका हक, जिसको अवाम ने हक दिया, आपने हक दिया, आपने हक दिया, इन्होंने हक दिया, मैं अवाम ने हक दिया ना इमरान खान को। जब उनके पास हक था, उनका हक था। आज हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, आईनी तौर पे इमरान खान जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ ना, कर्जा भी वापस करो ना, पहले जो चोरों की तरह रख के बैठे हो, सारे कर्जे ले, सब लोग बैठे। मैं कहता हूँ कल जो लीडर्स थे, जाइए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नवाज शरीफ दौर में जितना कर्जा लिया गया, हम अपना सारा कुछ जो बाहर से पैसा ला के वापस कर देते हैं, कौम भी आसानी हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। करें ना ऐसा काम। बिल्कुल ठीक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ आप मौजूद हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। लेकिन आपने बड़ा क्लियरली बोल दिया शाहजेब के सवाल पे कि क्रेडिट क्यों दे देते? जब उनके पास हुकूमत थी तो वो क्रेडिट ले लेते, लेकिन आज अगर हुकूमत है PTI की और वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो क्रेडिट फिर। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी खबर है कराची वालों के लिए, जिसका जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो यही है कि अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मंसूबे का आगाज़ होने जा रहा है। आज इफ्तिताह होने जा रहा है और इसके बाद आप लोग फाइनली ट्रैवल कर सकेंगे ग्रीन लाइन बसेस पर। और मैं कहती हूँ कि हम भी ट्रैवल करेंगे और ज़रूर आपको दिखाएंगे, ताकि जो लोग नहीं भी बढ़ पा रहे हैं ग्रीन लाइन की तरफ, वो भी इंशाल्लाह सफ़र करने का सोचेंगे कि इसकी क्या बेसिकली अंदर से कैसा बना हुआ है, टेक्निकली वो कितनी एडवांस है, क्या उसके अंदर जो है वो सफ़र की सहूलियात मौजूद हैं, ये और बहुत कुछ। अब हम चलेंगे उस खबर पर जिसने
कल हम लोगों को खुद एक जो है वो कंफ्यूजन में डाल दिया भाई। बिल्कुल, बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये आ रही है कि क्या ओमिक्रॉन पाकिस्तान में आया है या नहीं आया है। सब यही सवाल कर रहे हैं, सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो एक खातून में ये कहा जा रहा था, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और ये क्लेम किया गया कि तस्दीक हो गई है कोरोना वायरस में ओमिक्रॉन उस खातून के अंदर, तो क्या ऐसा मामला है? क्या वाकई ओमिक्रॉन पाकिस्तान में आ चुका है? अगर आ चुका है तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? और ओमिक्रॉन अगर वेरिएंट जो है उसकी तस्दीक हो गई है पाकिस्तान में, तो ये किस तरीके से तस्दीक की जाती है? कैसे पता लगता है कि क्या ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान में इसको एग्जिस्ट कर रहा है? और अगर कर रहा है तो वाकई अब बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौमी इदारा सेहत ने यह कहा है कि मुश्तबा मरीज में ताहल ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई है। तो एक ऐसी एक अजीब सी बात चल रही है, अजीब सूरत चल रही है कि समझ नहीं आ रहा कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में है या नहीं है। तो इसी पर हम बात भी कर लेते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ हैं इस वक्त खान से फैसल महमूद साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि ये जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है इसकी क्या निशानदेही कैसे हो सकती है कि भाई हाँ ये ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट है या ये डेल्टा वेरिएंट है? जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखें, आप अलामात की बुनियाद पे या पेशेंट को देख के कभी ये नहीं कह सकते कि वेरिएंट कौन सा है। चक्कर ये है कि हम यहाँ पे खान के अंदर और इसी तरह से दूसरे इदारे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो कि वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं रैंडमली। कुछ जो हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं उनके ऊपर वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं। ये WHO के साथ ही हमारी कोलैबोरेशन है और उसके अंदर ये एक वायरस पकड़ा गया था हमारे जो कॉमन वेरिएंट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो नेगेटिव था, मगर उसमें खास वो म्यूटेशन जरूर हैं जो कि ओमिक्रॉन में पाई जाती हैं। मगर तस्दीक करने के लिए ऑब्वियसली उसकी सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है जो कि जारी है, जो कि तकरीबन हफ्ते भर में उसकी रिपोर्ट आएगी। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपको लगता है कि प्री मेच्योर क्लेम था इस वक्त ये कह देना कि ओमिक्रॉन आ गया है, और आज आप समझते हैं कि जिनोम स्टडी जो है, जिनोम सीक्वेंसिंग जो है, उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पता लगा सके कि ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है या नहीं है? तो प्लस माइनस एक चीज़ ये कि फिलहाल तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए, मगर इसके जो ज़्यादा रैपिड या जल्दी से डायग्नोज या तहकी पकड़ने का जो तरीका है वो अभी आ रहा है। जिस तरह से अल्फा बीटा गामा के लिए भी हम पूरी अब सीक्वेंसिंग नहीं करते, वो कुछ मखसूस म्यूटेशंस को लेके हम पकड़ सकते हैं, तो वो तो हमको सून जल्द मिल जाएगी। क्या ये प्रीमेच्योर था कि नहीं था? तो एक्चुअली ये एक तरह से जब हमारे पास आया तो हमने WHO से बात की थी और ये हमने फिर सिर्फ गवर्नमेंट को बताया था कि भाई हमारे पास एक सस्पेक्टेड केस ज़रूर है। अब वो बात अब आगे फैल गई है, तो बस ये और हम यहाँ खड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक जो हम लोग तक न्यूज़ है वो ये है, हमारी नॉलेज की जो हद है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। अब यह है कि अगर आवाम को क्योंकि नहीं पता, हम डर भी ज्यादा रहे हैं क्योंकि जाहिर डेल्टा की वेव हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा झटका छोड़ के गई और उन लोगों पे जिन लोगों को डेल्टा हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर गए। तो इस चीज को जैसा क्लियर कर दीजिएगा डॉक्टर साहब कि ओमिक्रॉन कितना जो है वो नुकसान पहुंचाता है इंसानी सेहत को डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में। जी तो देखिए, इस पर भी अगेन तहकीक चल रही है। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि शायद ओमिक्रॉन की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी डेल्टा की है, मगर जैसे जैसे केसेस के बढ़ते हैं हम और ये वायरस देखते हैं तो फिर थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अलबत्ता डेल्टा के मुकाबले में ये वायरस फैलता ज़्यादा तेज़ी से है, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल ये है कि ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा लोग हो सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि डेल्टा के वक्त पर इतने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, अब एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वैक्सीनेटेड भी है, इससे कितना असर पड़ेगा ओमिक्रॉन से बचने के लिए खास तौर पर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये कि जितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी कम इसकी तो शिद्दत होगी एंड शायद फिलहाल में थोड़ी सी इसकी रुकावट आएगी। एंड इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई है, ये अच्छा मौका है कि वैक्सीन फटाफट लगवा लें, क्योंकि याद रखें वैक्सीन लगाने के भी 2 हफ्ते बाद ही आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह बनती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, बूस्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इस सिचुएशन का जिनके 2 डोजेस हो चुके हैं? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। सो बूस्टर का ये है कि हमको ये तो ज़रूर पता है कि जो 3rd डोज अगर लगाएं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट ज़रूर होती है, मगर एंड इस वजह से वो लोग जो कि बूस्टर्स के क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और 6 महीने से ऊपर हो गए उनके वैक्सीनेशन के, तो वो बूस्टर ज़रूर लगा लें।
क्या सबको लगाने के भाग भाग के लगाने की जरूरत है? तो अभी फिलहाल तो नहीं। अलबत्ता अगेन जिन लोगों को कोई भी वैक्सीन लगी वो पहले जरा अपना फटाफट लगवा लें, और जो लोग जिनको शदीद बीमारी के चांस ज्यादा ही नहीं, यानी कि 50 ज्यादा जो लोग हैं, वो प्लीज अपने बूस्टर लगवा लें। बिल्कुल। अच्छा, आप कोई भी वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर ये सवाल करना ज़रूरी होगा। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने साइनोवैक लगवाई है, किसी ने साइनोफैम लगवाई है, किसी ने फाइज़र की तरफ चले गए, कुछ एस्ट्राज़ेनेका की तरफ चले गए। तो मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी हैं लोगों की तरफ से। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेसिफिकली हमें किसी एक बूस्टर का इंतखाब करना चाहिए, या कोई भी बूस्टर अवेलेबल हो हम वो लगवा लें? क्योंकि अब ज़ाहिर है 6 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए, जिनकी 2 डोजेज मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद लोगों को बूस्टर कौन सा लगवाना चाहिए, अवेलेबल कौन सा इजीली होगा, या कोई भी बूस्टर जो है वो इसके लिए पॉसिबल है या जो है वो ठीक है? तो उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, मगर जो अगेन इब्तदा जो तहकीक आ रही है दूसरे बूस्टर्स की ट्रायल से, वो ये आ रही है कि अगर आपने दूसरे वैक्सीन की बूस्टर लगाई है तो शायद वो ज़्यादा कारामद होगी। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल साइनोफार्म या साइनोवैक पहले लगाई है, तो बूस्टर अगर आप फाइजर का लगाएं तो शायद आपको उससे ज़्यादा अफादियत मिलेगी। तो कोशिश करें कि जो बूस्टर लगाएं वो दूसरी किसी वैक्सीन के लगाएं, नॉट द सेम वन जो आपने पहले लगाई। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बात थे, हमें बता रहे थे कि ओमिक्रॉन के हवाले से भी हमें एहतियात तो करनी ही है, और यहाँ पर भी हम आपको यही कहेंगे कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं, और अब तो बूस्टर्स भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर हमें इसका मुकाबला करना है, इस नए वेरिएंट का मुकाबला करना है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो यही है कि समाजी फासला इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और साथ साथ वैक्सीनेटेड रहें। बिल्कुल, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से ज़्यादा जल्दी फैलता है। अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम करेंगे आपका इंतज़ार, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं कि अभी बहुत सी अहम खबरें और उन पर तबसरा और बहुत सारी अपडेट्स बाकी हैं, तो बना के रखिएगा अपना साथ सब सवेरे पाकिस्तान में। अभी आते हैं इस वफ़े के बाद, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अब कुछ बेहतर फैसलों की बात कर लेते हैं, अच्छे फैसलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे फैसले अब लिए जा रहे हैं। खास तौर पर हम देख रहे थे कुछ अरसे से लाहौर में स्मोक का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके खात्मे के लिए माहिरीन की मदद ली जा रही है। माया, आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि भाई ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल फ़ौरन आते ही वक्फे के बाद। तो शाहज़ैब, इन ये कुछ बेहतर फैसले हैं, बिल्कुल क्या क्या शामिल है? बिल्कुल, जैसा कि आर्टिफिशियल क्लाउडिंग की बात भी हो रही थी, ये क्या फैसले हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इस फैसले पर अदालत ने कमिश्नर लाहौर की तारीफ भी की है, और ये भी कहा है कि वो अच्छे इकदाम उठा रहे हैं, और साथ ही शहरियों को मसाइल से निजात भी मिल सकेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो एयर इंडेक्स है लाहौर की, वो बहुत ख़राब होती जा रही है। इसकी वजह से सांस की बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं, तो इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उस्मान साहब, यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं स्मोक के हवाले से, इसकी ये काबिल तारीफ भी है यकीनी तौर पर, लेकिन इसके साथ साथ बताइएगा क्या जो गैर मुल्की माहिरीन हैं उनकी मदद हासिल की जा रही है, किस तरीके से इसको जो है वो इसका खात्मा किया जाएगा स्मोक का? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो स्मोक के हवाले से इस वक्त हमारे पास जो इशू चल रहा है, इसको लेके हमने तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन तमाम ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे किसी न किसी हवाले से कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड थी, शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में या इवन लॉन्ग टर्म में, वो तमाम मेजर्स हमने ले लिए हैं। हमारी आप समझ लें कि खुशनसीबी है कि इस वक्त आला अदालत ने भी इस केस की कॉग्निजेंस ली हुई है, और हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट के साथ हम बड़े क्लियर हेडेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम वही बात करें स्मोक की, तो स्मोक के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है विंटर स्मोक के अंदर, वो हमारी व्हीकुलर एमिशंस हैं। और व्हीकुलर एमिशंस के हवाले से हमारे जो सबसे बड़ा मेजर स्टेप लिया गया इस साल, वो ये था कि यूरो 5 जो फ्यूल है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। पिछले 1 माह से लाहौर के अंदर तमाम फ्यूल स्टेशंस पे हम अब यूरो 5 फ्यूल की सप्लाई को यकीनी बना रहे हैं, और अगले 1 माह तक भी ये यकीनी बनाया जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये जो यूरो 5 फ्यूल है, इससे पहले
हम यूरो 2 फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और ये इससे 500 गुना कम सल्फ़र एमिशंस करता है। तो ये इतना इससे क्वालिटी में सुपीरियर है, इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं है और इसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने के साथ साथ मुकम्मल रिप्लेस कर दिया जाएगा यूरो 2 को इससे। एक तो ये बहुत बड़ा मेजर जो है वो स्टेप लिया गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपको शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो हमारी गाड़ियों के ख़राब इंजन हैं या जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं उनको चेक करती हुई टीम्स नज़र आएंगी, अनफिट गाड़ियां जो कि भारी जुर्माने भी कर रही हैं जी, जो उनको भारी जुर्माने भी कर रही हैं और उनको ऑफ रोड भी कर रहे हैं ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एट द सेम टाइम जो दूसरा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है स्मॉग के अंदर, वो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या ब्रिक किल्न्स हैं। मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि लाहौर डिवीज़न के अंदर तकरीबन तमाम जो ब्रिक किल्न्स हैं वो अब ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हमने तमाम जो ब्रिक किल्न्स हैं इस सीज़न में उनको कम से कम 3 दफ़ा इंस्पेक्ट किया है और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बता रहे हैं कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी कैप्टन साहब, बस आपकी बात है। जी सवाल ये आ रहा था कि पंजाब को ये चैलेंज सामने आता है और हर साल बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि ये चैलेंजेस आ रहे होते हैं। स्मोक का मसला दरपेश होने की वजह से सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या मैकेनिज्म जो आप बना रहे हैं कि अगले साल ये वाला चैलेंज दोबारा ना देखना पड़े? जी प्लीज़ डू कंटिन्यू कैप्टन साहब। जी मैं बिल्कुल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म और साथ में शॉर्ट टर्म भी साथ साथ मैं आपको टच करता जा रहा हूँ। देखें, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने जब फैक्ट्रीज़ को चेक किया तो हमने क्या पाया और उसको फिर हमने किस तरह से रेगुलेट किया कि आने वाले दिनों में बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें ठीक चलेंगी। ब्रिक किल्न्स पे आते हैं। अब ब्रिक किल्न्स पे जब एक दफ़ा कोई भट्टा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाता है तो उसको दोबारा वापस पुरानी टेक्नोलॉजी पे आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए उसको टाइम भी लगता है, भट्टा बंद करना पड़ता है, उसका वक्त ज़ाया होता है। और हमारे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक भी आप ख़ुद भी ज़ाती तौर पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ बेहतर है बल्कि वो अच्छी ईंट भी तैयार करती है, कम टाइम में बनती है, उसकी जो क्वांटिटी है ईंटों की वो भी ज़्यादा होती है और उसमें कोयले का इस्तेमाल भी कम होता है। जो लोग जा रहे हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे वो वापस नहीं आ रहे, यानी कि वो कन्विंस्ड है कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी 50% एमिशंस को कम करती है, यानी कि एमिशन वो कर रही है, ऐसा नहीं है कि एमिशन नहीं हो रही। लेकिन आप नोट करेंगे तो वो सफ़ेद रंग का धुआं है और उसकी जो उसका समझ लें कि जो उसमें से हैज़र्डस मटीरियल है वो 50% लेस हो जाता है। जो तीसरा बड़ा सेक्टर था वो हमारी इंडस्ट्री का सेक्टर था। इंडस्ट्री में आपको पता है कि इससे पहले स्क्रबर्स या एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं लगे हुए थे। अब हमने तमाम जो इंडस्ट्री है जिसको हम साथ साथ चेक करते जा रहे हैं, लाहौर में हमने टीम्स बना के इनको इंस्पेक्ट किया, उनको गाड़ियाँ दी ताकि उनकी मोबिलिटी बेहतर हो और हमने इनको रेगुलर इंस्पेक्शंस की और 2 चीज़ें हमने नोट की। एक तो ये नोट किया कि एमिशन सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा, बंद किया हुआ है। ऑब्वियसली उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको बंद किया हुआ है। दूसरी चीज़ हमने ये नोट की कि चल तो रहा है लेकिन मेयार के मुताबिक नहीं चल रहा, यानी कि वो इंफीरियर क्वालिटी पे काम। अच्छा सर, आप दोनों चीज़ों का एड्रेस हमने ये किया कि हमने बता रहे हैं, यकीनी तौर पर तफसीलन बता रहे हैं, लेकिन सर मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा। जैसे कि आप गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, एक बहुत बड़ी तादाद है, ट्रैफिक बहुत बढ़ती जा रही है लाहौर के अंदर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो अनफिट गाड़ियां हैं उनके जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, लेकिन क्या उन्हें कोई फिटनेस सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उन गाड़ियों को आगे रोका जा सके और जो वो अनफिट गाड़ियां हैं वो सड़कों पर ना आए और पोल्यूशन में इजाफा ना हो खासतौर पर? जी बिल्कुल, एक एक्साइज डिपार्टमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके तहत तमाम जो व्हीकल्स हैं उनकी फ़िटनेस जो है वो की जाती है। सालाना उनको फिटनेस सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इस वक्त ज़रूरी ये था कि हम उन फिटनेस सर्टिफिकेट्स को चेक करें ताकि लोगों को आदत हो अपनी गाड़ियों को फिट करवा के वो सर्टिफिकेट हासिल करने की। तो ये जो जुर्माना और जो गाड़ी को ऑफ रोड करना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या आप वो फिटनेस सर्टिफिकेट ले लें और अगर आप वो फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उसके बाद भी हमारे जो एनवायरनमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको नज़र आता है कि गाड़ी जो है वो फिट है, तो वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं करते। मैं ये जो आपको फैक्ट्रियों वाला बता रहा था वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो रोज़ाना जाकर इन फैक्ट्रियों में 300-350 ऐसी तकरीबन लाहौर में फैक्ट्रियाँ हैं जो कि किसी न किसी हवाले से बर्निंग करती हैं या एमिशंस करती हैं। तो 300-350 फैक्ट्रियों को रोज़ाना चेक करना मुमकिन नहीं था। अब इन तमाम फैक्ट्रियों में हमने लाइव कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में
अब वहाँ बैठ के देखा जा सकेगा कि वो जो स्क्रबर है या वो जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। सो फिजिकली जाने की बजाय वी विल नो कि कोई फॉल्ट आया है, वी विल हैव कम्युनिकेशन विद दैट फैक्ट्री कि भी आप इस फॉल्ट को दुरुस्त करिए, और जब तक आप अपना फॉल्ट ठीक नहीं कर लेते तब तक आप अपनी फैक्ट्री जो है उसको ना चलाएं। एंड ये जो सिस्टम है इसमें इंट्रूजन भी हमारी कम होगी, हमारी मोबिलिटी भी कम होगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल भी होगा। अगर किसी का कैमरा बंद हो गया है सो वी विल नो कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जाके उसको देखना है। सो ये अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 200 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में ये कैमरे लग चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अगले एक हफ्ते के अंदर हम ये तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें ये कैमरे लगवा लेंगे। इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग थी उस पर आपने देखा कि इस दफ़ा पीडीएमए के ताउन से पूरे पंजाब के अंदर, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर गूगल इमेजेस से जहाँ जहाँ भी हीट इंसिडेंट रिपोर्ट होता था उसको पिक किया जाता था और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता था कि जाके उसको रिजॉल्व करें। ना सिर्फ उसको मिटिगेट किया जाता था बल्कि उन तमाम इंसिडेंट्स के ऊपर या एफआईआर हुई है या जुर्माने हुए हैं। एट द सेम टाइम ये तो इमीडिएट काम हुआ। जो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सालाना तकरीबन 400 से 500 ऐसे हार्वेस्टर जो है वो किसानों को सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से उनको ये फसलों को आग नहीं लगानी पड़ेगी और अच्छे हार्वेस्टर जो हैं वो उनकी ज़मीन को हार्वेस्ट इस तरह से करेंगे कि उनको ये स्टबल बर्निंग वाला इशू नहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि स्टबल बर्निंग का इशू है पाकिस्तान से ज़्यादा। कैप्टन उस्मान साहब, मैं यहाँ पर दो बड़े आम मसाइल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा और यकीनी तौर पर आप हमारे शो में मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा इसका फ़ायदा उठाऊँ। एक पहला सवाल मेरा ये है कि जो सेफ सिटी कैमरास हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, बड़ी जो लोगों की तरफ से इस पर बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे। ज़रा इसको क्लियर कर दें, पिक्चर क्लियर कर दें कि क्या वजह है, क्या वाकई कुछ सेफ सिटी कैमराज जो हैं वो फंक्शनल नहीं है। और सेकेंडली, लाहौर में हम देखते आए हैं कि बहुत अच्छा सफाई का सिस्टम बन गया था, बहुत अच्छे सफाई सुथराई का एक सिस्टम प्रॉपर बना हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर लाहौर में जो कचरा है उसमें बड़ा इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ सड़कों पर हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये जो कैमरे की ख़राबी वाला मामला है ये दुरुस्त बात है कि कुछ कैमरास ख़राब होते हैं। आप रूटीन के अंदर अगर आप मेट्रो बसेस की बात करेंगे तो रोज़ाना 2, 4, 8, 10 बसेस ऐसी हैं जो ख़राब होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ठीक भी हो रही होती हैं। तो क्या ये एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत आपने यानी कि सर सिर्फ 2, 4, 8 ही खराब है कैमरास, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं हो सकता है, नहीं देखिए बात सिर्फ तादाद की नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी है कि ये एक रूटीन का उनका मेंटेनेंस शेड्यूल है जिसके तहत अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो ठीक होती है। दरमियान में इनको बजटरी प्रॉब्लम्स आए थे जो कि गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किए हैं। गवर्नमेंट ने इनको बजट प्रोवाइड किया है। कुछ बजटरी प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से कुछ कैमराज, ज़्यादा तादाद में कैमराज जो है वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो गए हैं, बजट प्रोवाइड कर दिया गया है और वो तमाम कैमराज जो हैं वो हमारी जो OEM है उसके तहत वो न सिर्फ ठीक हो गए हैं बल्कि वो चल रहे हैं। और साथ साथ अगर कोई ख़राबी आती है तो रूटीन मेंटेनेंस में उसको वो कर लेते हैं। जहाँ पे आपने LWMC की बात की, आपने देखा लाहौर में LWMC का एक जो जी कैप्टन साहब, मैं आपकी करती हूँ, आप जवाब अपना कंटिन्यू कीजिएगा कि देखिए नया साल आ रहा है। कैप्टन साहब नया साल आ रहा है, देखिए हम रोज अवाम को कोई ना कोई ऐसी खबर दे रहे होते हैं जो हमें भी झटका होता है और अवाम के लिए भी झटका होता है। तो नए साल की तरफ जब कदम रख रहे हैं तो अवाम के लिए गवर्नमेंट लेवल पर क्या खुशखबरी आ सकती है इस हवाले से? जी कैप्टन साहब प्लीज डू कंटिन्यू। जी LWMC के हवाले से भी खुशखबरी होगी। हमारा तकरीबन जो हमारी मशीनरी है वो जनवरी के महीने में तमाम जो मशीनरी है वो पूरी हो जाएगी। मैं बात असल में ये बता रहा था कि LWMC ने एक ट्रांजिशनल चेंज देखी है फ्रॉम वन मॉडल टू दी अदर मॉडल। पहले मॉडल ये था कि तमाम का तमाम काम जो था वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कलेक्शन का काम था वो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को आउटलेट हुआ था। उसको चेंज किया हुकूमत ने फॉर मल्टीपल रीजंस, और उसको चेंज करने के बाद एक इन हाउस मैकेनिज्म लाया गया कि जो प्राइमरी कलेक्शन है वो कंपनी खुद करेगी और जो सेकेंडरी कलेक्शन है वो आउटसोर्स की जाएगी। सेकेंडरी कलेक्शन तो आउटसोर्स हो गई क्योंकि उसमें सिर्फ डंपर और ट्रक चाहिए होते हैं जो कूड़े को लेके जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी कलेक्शन थी वो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं हो सकी क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्टर की जो गाड़ियाँ थीं वो ख़राब थीं और उन्होंने गाड़ियाँ रिप्लेस नहीं की हुई थी। इन लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ व्हीकुलर रिसोर्स की या स्पेशल मशीनरी की भी कमी थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो मशीनरी प्रोक्योर करनी शुरू की। अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। आप खुद तज्जिया कर लीजिए आज से 6, 7, 8 महीने पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस हमारी जो टनेज है जिसको हम उठा रहे हैं सड़कों से उसकी तादाद बढ़ती जा रही है।
हमारी ह्यूमन रिसोर्स में इजाफा हुआ है, हमारी गाड़ियों में इजाफा हुआ है। अगले 1 माह के अंदर आप वाज़ेह तब्दीली देखेंगे, बहुत ज़्यादा तब्दीली देखेंगे लाहौर में। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं अगले 1 माह में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। और सर यहाँ पर मैं आखिर में आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, नए साल के साथ क्या खुशखबरी आ रही है खासतौर पर लाहौरियों के लिए? देखिए जी, लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये आ रही है, आपको याद होगा हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका नाम था लाहौर वेयर्स मास्क्स। इस कैंपेन को इंटरनेशनल पजीराई मिली, दूसरे ममालिक ने न सिर्फ इस कैंपेन को पिक किया बल्कि इसके नाम पर इसी से मिलते जुलते नाम बनाए। मिसाल के तौर पे नेपाल ने अपना स्लोगन रखा, नेपाल वेयर्स मास्क। इसी तरह बांग्लादेश में, इंडिया के कुछ इलाकों में और कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल जरीदों के अंदर इसकी ये पब्लिश भी हुई हमारी जो कैंपेन। और इसको देखते हुए फिर एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड है जिसका नाम है हेन्स क्लोथिंग ब्रांड, उन्होंने हमें 30 मिलियन मास्क देने का अंदिया दिया। ये एक लंबा प्रोसेस था जिसमें हमने एग्जाम्पशंस लेनी थी, ड्यूटी एग्जाम्पशंस लेनी थी, और उन लोगों ने फिर ये एक इतनी बड़ी तादाद थी कि इसकी जो शिपमेंट कॉस्ट थी वो $150,000 से ज़्यादा थी। उसके लिए भी फिर हमें डोनेशंस इकट्ठी करनी पड़ी। जब ये हमारे पास सामान पहुंचेगा तो मैं वो ड्यू एक्नॉलेजमेंट्स जिन लोगों को ड्यू हैं वो मैं ज़रूर दूंगा। ये तमाम का तमाम काम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी के साथ ये आपको बात फ़ख्र के साथ बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो जो पहली कंसाइनमेंट्स हैं वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो जाएंगी। ये तकरीबन 20 कंटेनर्स हैं जो कि पहली जनवरी से लेकर 8-9 जनवरी तक पाकिस्तान पहुंचेंगे और फिर सब्सिक्वेंटली उनको हम लाहौर लाएंगे और लाहौरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम करेंगे। ना सिर्फ ये हमें कोविड बिल्कुल, आपके तमाम काम, आपके तमाम इनिशिएटिव काबिल तारीफ है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन उस्मान और तफसीलन हमें बता रहे थे लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, चाहे वो कैमरास की बात हो, कचरे की बात हो माया, या दीगर मसाइल जो हैं वो लाहौर के कैसे दूर किए जा रहे हैं, खासतौर पर स्मॉग का मसला। उफ, लाहौर की सड़कों को और उसकी हवा को देखकर सिर्फ ये होता है कि दिस इज़ माई सिटी टू, दिस इज़ माई कंट्री। तो मेरा तो आधा ददियाल हुआ है, उनको बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन वाकई में बड़ी पुरुम्मीद एक डिस्कशन रही। लेकिन एक और जो मसला है वो कराची की तरफ आपको लेकर आता है शाहजेब, और वो ये है कि मिल्क प्राइसेस कराची में जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो 120 हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी जो है वो 140 तक पहुंच चुकी है। ये 20 रुपए का फासला आम आदमी के ऊपर पहाड़ की तरह। बिल्कुल, इसी पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं, इससे ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि दूध महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो गया है। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 120 रुपये मुख्तस की है, लेकिन इसके बावजूद शहर भर में जो कीमतें हैं कहीं 140 कहीं 150 मुख्तलिफ कीमतों में दूध मिल रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और शहरी यही शिकायत कर रहे हैं कि कमिश्नर कराची अपनी रेट दिखाएं और इन प्राइसेस को कंट्रोल करें। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किया है सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाकिर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये प्रॉब्लम है क्या कि एक कमिश्नर कराची जो है वो दे देते हैं, एक प्राइस आ जाती है और उसके बाद जो है वो कहीं प्राइस कुछ मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है। असल में जी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि देखें 4 साल के बाद नोटिफिकेशन किया गया और वो भी हकायक, शवाहिद और मेरिट पे नहीं है। अब देखें ना, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि दूध 140 रुपए लीटर शहर में फरोख्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोटिफिकेशन आपने 120 रुपए का कर दिया। तो देखें, आपने महकमा लाइव स्टॉक की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नजरअंदाज कर दिया, आपने फार्मर्स की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को उठा के परे मारा, आपने डिप्टी कमिश्नर मलीर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नजरअंदाज कर दिया, आपने अपने कई डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करके अपना फैसला इजलास बर्खास्त होने के बाद मुसल्लत कर दिया हम पे। तो वो हम तो नहीं मानते हैं जी, उसको हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यकीनन आपने जी हाँ और पूरा मन एहतजाज करेंगे, अपनी वैसे रोडों पे लाएंगे, पूरा मन एहतजाज हमारा हक है। मैं आपको बता दूं जी, आपने पूछा उस्मान साहब से जी नए साल का तोहफा क्या है। नए साल का तोहफा जी 180 रुपए लीटर दूध है जी। लाहौर में भी इजाफा होने जा रहा है, आज हैदराबाद में इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, क्या कह रहे हैं 180 रुपए? इसकी वजूहात क्या है? असल में जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 155 रुपया फी लीटर एक्स फार्म गेट है। अगर आप उसे जोर जबरदस्ती कम करेंगे तो यकीनन अडल्ट्रेशन होगी। 155 रुपये एक्स फार्म गेट, उसके बाद उसका में हमारा प्रॉफिट है, फिर फ्रेट है,
फिर होलसेलर का प्रॉफिट है, फिर रिटेलर का प्रॉफिट है, तो यकीनन 180 रुपए लीटर फरोख्त होगा। सर, ये शहर में। कमिश्नर्स की और आप लोगों की आपस में एक जो वो चल रही है, इसमें आप लोग उनके सामने मुतालबात अपने रख रहे हैं, कोई देखिए बातचीत जी, करने की कोशिश की जा रही है हाँ। कि ये मामला हल हो ताकि शहरी परेशान ना हो, उनको ये 180 रुपए तक दूध ना मिले? असल में जी हम तो इल्तिजा इनसे कर सकते हैं और करते हैं, बारहा करते हैं, तहरीरी खतूत में लिखते हैं। हम जिन इदारों को जिम्मेदार ठहराते हैं हम उन्हें भी लिखते हैं। हम उन इदारों में देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का, प्लानिंग कमीशन, हमारे चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, तो हम ये समझते हैं कि चारों महकमा जात को बैठ के सस्ता दूध आवाम को फराम करने के लिए प्लानिंग करें, स्टेक होल्डर्स को साथ लें। आप कीमतें कम नहीं करा सकते, आप जेनेटिक्स पे काम करें, अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएं, आवाम को सस्ता दूध फराम करें, या फिर आप अजनास की कीमतों को रोकने के लिए उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें। जो जरूरी अजनास है, जैसे भूसा हमारी जरूरत है, चोकर हमारी जरूरत है, अल्फाल्फा है हमारी जरूरत है, रोड ग्रास हमारी जरूरत है। जब आप ये मिडिल ईस्ट को भेज देंगे, देखिए पाकिस्तान एक फोडर डेफिशिएंट मुल्क है, मेरा मवेशी पहले ही फोडर डेफिशिएंट है, वो ना दूध पूरा दे रहा ना वो गोश्त पूरा दे रहा, उसके बावजूद आप मुल्क में पैदा होने वाला चारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हम कहाँ जाएं जी। हम जब इंपोर्ट करते हैं ड्यूटीज टैक्सीज दे के वो महंगा पड़ता है, उसका इंपैक्ट आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और दूध महंगा पैदा होगा, गोश्त महंगा पैदा होगा, मुर्गी अंडा महंगा पैदा होगा, तो आप महंगा लेंगे ना। बिल्कुल सही। शाकिर भाई, अगला सवाल आपसे करते हूँ। सुबह से ना हमारे ऐसे ही सवाल चल रहे हैं, सबसे हमारा जो है ना वो यूं ही तरीके सबसे इनकाउंटर हो रहा है। शाकिर भाई, आपने कहा कि हम तो सड़कों पे जाएंगे, एहतजाज हमारा हक है और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है, मान लिया। आप क्या समझते हैं, आपकी नजर से सबसे पहले मुतालबात क्या होंगे और आपको क्या लगता है उसका रिएक्शन क्या आ सकता है या उससे फायदा क्या हो सकता है? असल में जी रिएक्शन तो देखें, इंतज़ामिया तो यकीनन हमें तोड़ती है, मारती है, हम पे FIR करती है, वो करे। शाकिर भाई, इतने आप मासूमियत से कह रहे हैं ये बात। देखिए वो मेरी बात आप मुकम्मल होने दीजिए। देखिए जी, हमारे मुतालबात यही हैं कि जी दूध की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कर दिया जाए, गैप ना रखा जाए इंजॉय करने के लिए। वो इंजॉय कौन कर रहा है? 20। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर नोटिफिकेशन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हो जाएगा और शहर में वही फरोख्त होगा, तो ये जुर्माने किस पे करेंगे? मुझे बताएं ना, नहीं होंगे ना। तो यकीन इसमें खराबी है और बहुत ऊपर की सतह तक खराबी है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए, नैब को नोटिस लेना चाहिए, एंटी करप्शन को नोटिस लेना चाहिए, हमारे दीगर जो भी इदारे देख रहे हैं उन्हें नोटिस लेना, उन्हें हमें पकड़ना चाहिए आगे कि आखिर को आप वायलेशन क्यों करते हैं। हम वायलेशन नहीं करना चाहते जी, ना हम इनसे ज्यादा ताकतवर है। हम ये चाहते हैं कि हकायक, शवाहिद और मेरिट पे फार्मर को रेट दे दिया जाए मुल्क भर में, सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही। और यकीनन पूरे मुल्क के अंदर कीमतें दूध की बढ़ने जा रही हैं, दीगर चीजों में जैसे देखें, जिन अजनास की कीमतों का रोना अवामुन्नास रो रही है, हम भी उन्हीं की कीमतों का रोना रो रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं महंगे अजनास डाल के मैं सस्ता दूध पैदा करके आपको दूं, और क्यों दूं? तो बात यह है यानी कि अगर ये प्रॉब्लम सर ऐसी रही और कमिश्नर कराची हो या कोई भी हो वो ऐसी प्राइसेस देते रहे, आप लोग उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे जब तक ये तमाम मसाइल हल नहीं कर दिए जाते? असल में जी ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना मुमकिन कि एक चीज की कास्ट आए 155 रुपया लीटर, ये कहें 105 रुपये लीटर में दे दें। हम कैसे देंगे और क्यों देंगे इन्हें? ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन है नहीं जी। तो बहुत जरूरी यह है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में, सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी है जी चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। वो देखिए, हम बार बार अपील कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने एक कैंपेन चलाई अजनास की एक्सपोर्ट को बंद करने के हवाले से, और यकीनन वफाकी मिनिस्ट्री उसे देख रही है, पर वो कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर ये अजनास की एक्सपोर्ट को बंद कर दें ना, तो हम दूध की कीमतों में 20-25 रुपए लीटर कमी कर देंगे। अच्छा। ये और सिंध गवर्नमेंट और दीगर जितने भी सूबे हैं वो शहरों के मजाफात में जानवरों की रिसाइकलिंग के लिए, उनके छोटे बच्चों को पालने के लिए हमें जगह फराम करें, हम उसकी कीमत देंगे ताकि जो है ना, देखिए सस्ता दूध सस्ता गोश्त पैदा हो। अच्छा सारा ये सारी बात हो गई। एक तरफ एक शहरी जो हैं उनका ये सवाल बहुत सामने आता है, वो ये सवाल करते हैं बार बार कि हमें खालिस दूध कैसे मिलेगा। वो ये शिकायत करते हैं कि दूध की प्राइसेस कभी कहीं कम मिल रही हैं, कहीं ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन खालिस दूध के हसूल के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं ये यकीनी बनाने के लिए कि हर जगह पर जो दूध बेचा जा रहा है वो खालिस है? असल में जी कराची का जो बिजनेस मॉड्यूल है ना डेयरी का, वो 3 डायमेंशन पे है। उसमें डेयरी फार्मर है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखता है होलसेलर, और वो आगे रिटेलर को देता है। और पूरे कराची में, हैदराबाद में खालिस दूध फरोख्त होता है, खालिस तरीन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और 7 लाख से ज्यादा जानवर है।
दूध देने वाले, और 7 लाख जानवर 50 लाख लीटर, 45 से 50 लाख लीटर दूध पैदा करते हैं, वो कराची को तरसील किया जाता है। तो उसमें अडल्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं है। ये तो कराची हैदराबाद की बात होगी, लाहौर का ही बता दें, फिर लाहौर में खालिस मिलता है वो- कि नहीं मिलता? जी हाँ मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें देखें लाहौर फूड अथॉरिटी को काम करना होगा, क्योंकि देखें जो लाहौर के मज़ाफ़ात से दूध कलेक्ट करके लाया जाता है वहाँ अडल्ट्रेशन होती है, और उसमें उन्हें सख्ती करनी होगी। उसमें फूड अथॉरिटी बाज़ दफ़ा नरमी कर देती है, क्योंकि देखें चाहे कुछ भी है, डेयरी फार्मर्स या मिडल मैन माफिया कहीं ना कहीं मजबूत यानी कि तो है लाहौर में ना। मिलावट वाला दूध मिलता है। और जी वो होता है वहाँ जी पे, होता है। क्योंकि वहाँ पे जो शहर में कैटल कॉलोनी है वो छोटी सी कैटल कॉलोनी है, उन्हें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक अगर आप कीमतें देंगे तो पैदावार बढ़ेगी तो अडल्ट्रेशन रुकेगी। जी दुआ है शाकिर साहब कि आपके मुज़ाकरात जो हैं, आपके वक्त का शुक्रिया, और आपके मुज़ाकरात कामयाब हों और ये कीमतें हैं इनमें ज़्यादा इजाफा ना हो, क्योंकि जाहिर है आपने ब्रेकिंग दे दी है कि 180 तक कीमत जाने मैं एक का। अपील करूंगा जी, देखें मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि फौरी तौर पे जो हमारे ज़रूरी अजनास हैं उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, ताकि अवाम सुख का सांस ले। हम दूध सस्ता कर देंगे, हम वादा कर रहे हैं आपसे जी, और यकीनन ये लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाई है ये रुकावट, और एक्सपोर्ट से हमारा जानवर पहले ही फॉर्डर डेफिसिट। ठीक है जी, आज हमारे शो के जरिए आपने मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने रख दिया है। प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ पहुंचेंगे और जुमे के बढ़ते ये लम्हात, दुआओं की तरफ बढ़ते ये हाथ, और पाकिस्तान के मामलात को लेकर आपने और मैंने दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक के सरजमीन को अपनी बरकतों से, अपने हबीब के सदके, गौस पाक के सदके करम फरमा दे, रहम फरमा दे। जाते जाते आगे बढ़ते लम्हात में अल्लाह पाक कभी बेशी माफ़ फरमाए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत किया करो, क्योंकि मेरी तमाम उम्मत का दुरूद हर जुमे को मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। तो शाहजेब और माया को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे बराह रास्त। जाते जाते सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद वसल्लम, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो खुदाफिज करते हैं शाहजेब। बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर को।